हे गाइस व्हाट्सअप। एक और नई लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और आज हमारा नया टॉपिक है बैंकिंग का। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है बेसल नॉर्म्स। तो आज जानेंगे बेसल नॉर्म्स बेसिकली होता क्या है, बेसल नॉर्म्स में क्या क्या कितने फेज थे, क्या क्या उसकी रिकमेंडेशन थी, ठीक है, और कब कब इंडिया ने उसको अडॉप्ट किया, इस बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसल नॉर्म्स है क्या। बेसल नॉर्म्स आर इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन इश्यूड बाय BCBS। यानी कि बेसिकली जो हमारा बेसल नॉर्म है वो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए बनाए गए एक रिकमेंडेशंस है, जिसको किसने इशू किया है, BCBS के द्वारा इसको इशू किया गया है। मैंने इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे दिया हुआ है, BCBS का, बेसल कमेटी ऑफ ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ये किसका फुल फॉर्म है, BCBS। इसके द्वारा जो इशू की गई हैं रेगुलेशंस उनको हम बोलते हैं बेसल नॉर्म्स। और ये किस लिए होते हैं, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए बेसल, अब इसका नाम बेसल क्यों पड़ा, क्योंकि देखो बेसल इज ए सिटी इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में ये सिटी है, ठीक है। इसलिए इसका जो इशू, जो BCBS ने इसको इशू किया और इसका नाम कर क्या पड़ गया, बेसल नॉर्म्स के नाम से इसको जाना गया। इट इज़ द हेड इट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। यानी कि ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हमारा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। और कौन से शहर में, बेसल में। तो इसीलिए इस जो रिकमेंडेशन है इसका नाम पड़ा हमारा बेसल नॉर्म्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देख लेना, BIS का, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, और इसका फुल फॉर्म है BCBS का, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। नेक्स्ट है BIS हैज 60 मेंबर कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड कवर्स अप्रोक्स 95% ऑफ द वर्ल्ड GDP। यानी कि बेसल BIS यानी कि बैंक, BIS में हमारे कितने कंट्रीज हैं, 60 कंट्रीज यहाँ पे इंक्लूड होती हैं, ठीक है। BIS का मतलब क्या होता है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। इसके अंडर हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड से 60 मेंबर कंट्रीज हैं, जो कि मतलब कहने का मतलब है कि एक हाई GDP वाली कंट्रीज है, जो हमारा कवर करता है कितना, टोटल हमारी जितनी वर्ल्ड की GDP है उसका लगभग 95% ये कंट्री GDP कवर कर जाती है। यानी कि कहने का मतलब बहुत हाई GDP वाली कंट्री ये है, जो 60 कंट्रीज है। उसके बाद है नेक्स्ट, दिस हैज़ ए कॉमन गोल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन। इसमें सबका, जितने 60 मेंबर कंट्रीज हैं, सबका एक गोल होता है, ठीक है, बेसल से रिलेटेड, कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारे बैंकों के अंदर एक सिक्योरिटी टाइप की होनी चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब होता है कि आपका जैसे कहीं पे लॉस हो गया, ठीक है, तो एकदम से डाउन चलेगी कंपनी, और प्रॉफिट हो गया तो एकदम से हाई चलेगी। लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी यानी कि एक निरंतरता जिसको हम कहते हैं वो बनी रहनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कहीं पे हमें प्रॉफिट हो तो हम ज़्यादा, मतलब हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन की स्थिति ना आए, और हमारा प्रॉफिट कम हो तो हमारी बाइंडिंग की स्थिति ना आए। यानी कि हमारे जो बंद होने की कंपनी है, कंपनी बंद होने की स्थिति है, या बैंकिंग सेक्टर जो हमारे यहाँ बैंक बंद होने की स्थिति पे ना आए। इसीलिए एक कॉमन गोल लेकर यहाँ पे ये चलता है, बेसल नॉर्म्स चलता है, कि हमारा गोल क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए एंड कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। यानी कि बैंकिंग जो हमारे रेगुलेट कर रहे हैं बैंक हमारे, उनके अंदर एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, जो कि सभी में लगभग कॉमन होनी चाहिए। तो ये सब हमारे जितने 60 कंट्रीज हैं उनका क्या है, एक कॉमन गोल होता है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं, इसमें एक रेशियो निकाला जाता है बेसल नॉर्म्स में, जिसको हम बोलते हैं CAR, यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब इसका होता क्या है फॉर्मूला, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR इक्वल टू होता है Tier 1 कैपिटल प्लस Tier 2 कैपिटल, और डिवाइड होता है RWA से, ठीक है, जिसका मतलब होता है रिस्क वेटेड एसेट्स। अब इसको समझते हैं फॉर्मूले को। देखो
CAR तो हो गया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब टीयर 1 कैपिटल क्या होती है, टीयर 1 प्लस टीयर 2, ये प्लस है, प्लस टीयर 2 कैपिटल, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, RWA यानी कि रिस्क वेटेड एसेट से। अब सबसे पहले समझना है कि टीयर 1 कैपिटल होता क्या है। टीयर 1 कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमारे बिजनेस की सेल्फ कैपिटल होती है। सेल्फ कैपिटल का मतलब कोर कैपिटल, और जो हमारे बिजनेस के लिए एक तरह से जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और जिसको जो कैपिटल हमारी क्या होती है, रिलायबल होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, इसको समझ सकते हो आप इससे। ये टीयर 1 कैपिटल क्या होता है, कोर कैपिटल ऑफ ए बैंक दैट इज परमानेंट एंड रिलायबल। ठीक है, ये परमानेंट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए। जैसे क्या होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे जो कंपनी है उसके एक तरह से क्या होते हैं, ऑनर होते हैं, और वो हमारे रिलायबल होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो सारी जितने भी हमारे ये इस तरह के कैपिटल होती है उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं, टीयर 1 कैपिटल में हम उसको इंक्लूड करते हैं। दूसरा हमारा आता है टीयर 2 कैपिटल। टीयर 2 कैपिटल में उस तरह की कैपिटल आती है जो हमारी बोरोड कैपिटल है, यानी कि हमने उस बाहर से कैपिटल एक्वायर की है। तो इसके अंदर क्या आता है हमारा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हो। इट इज़ सप्लीमेंट्री कैपिटल, इट इंक्लूड रिजर्व, NPA, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एक्सेट्रा। यानी कि इसमें क्या क्या आता है, इसमें एक तो रिजर्व हो गए सारे, ठीक है, प्रोविजंस हो गए, NPA हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितने भी हैं, और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी प्रेफरेंस शेयर का तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा जिसको हम रिडीम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, टीयर 2 कैपिटल के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसको हम बोरोड कैपिटल भी कह लेते हैं। ठीक है, टीयर 1 कैपिटल हो गया सेल्फ कैपिटल, और टीयर 2 हमारा क्या हो गया, बोरोड कैपिटल। ओके, इसको हम किससे भागा देते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, RWA से, सॉरी RWA यानी कि रिस्क वेटेड एसेट। अब रिस्क वेटेड एसेट होता क्या है, रिस्क वेटेड एसेट वो एसेट होता है जो हमारे पास एसेट है उसका रिस्क में कितना वेटेज है। कहने का मतलब है जो भी एसेट हमारे बैंक के पास पड़े हैं, यानी कि तो उनके एसेट में कितना कितना एसेट का कितना वेट है रिस्क का। जैसे मैंने बोल दिया, ये मैंने बोला बैंक के बिहाफ में मैं बोल देता हूँ, जैसे कि मेरा कार लोन पे, ठीक है, कार लोन पे मेरा 5% रिस्क है। तो ये 5% यानी कि क्या हो गया हमारा, ये 5% हमारा 0.05 हमारा क्या हो गया, उसके लिए रिस्क हो गया। यानी कि ये वेट हमने वेट असाइन कर देना है, यानी कि जितने भी हमारे एसेट हैं उनके रिस्क को वेट असाइन करना हमारा क्या होता है, रिस्क वेटेड एसेट। जैसे कि मैंने बोला कार लोन के लिए 5% हो सकता है, और दूसरा मैं बोलूँ होम लोन, ठीक है, होम लोन के लिए आपका कुछ भी हो सकता है। ये अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 3%, या क्रेडिट पे जो हमने दिया है, लोन दिया है उस पर 2%, 5% ऐसे, यानी कि हर एक जो एसेट है उसको हम वेट असाइन कर देते हैं। तो हमारा टोटल क्या बन जाता है, रिस्क वेटेड एसेट, RWA। तो इसको डिवाइड करते तो हमारे पास क्या आता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में इसका फॉर्मूला। ठीक है, टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2 कैपिटल क्या होता है, पिछली बार नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है ये। ठीक है, यहाँ पे नेट के एग्जाम में कर क्या दिया था कि यहाँ पे दे दिया था एक फॉर्मूला, कुछ इस टाइप से दे दिया था, टीयर 2 कैपिटल प्लस टीयर 3 कैपिटल दे दिया था, जो कि हमारा जो ऑप्शन बनता है गलत बनता है, और टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसमें तीन तरह की स्कीम थी, मतलब 3 फेज थे इसमें। एक तो था बेसल 1, एक था बेसल 2, और एक था बेसल 3। अब तीनों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसल 1 की। बेसल 1 क्या था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कितना, 1988 में। इट फोकस ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन क्रेडिट रिस्क, यानी कि इसको क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए इस बेसल फर्स्ट का यूज़ किया गया था, इस रिकमेंडेशन का इस्तेमाल किया गया था कि जो बैंक लोन देते हैं, ठीक है, वो किस तरह से उसके रिस्क को कम किया जाए, उसको उसमें किस तरह से रिफॉर्म्स लाए जाए, किस तरह से उसमें हम कह सकते हैं कि जो उसका रिस्क है उसको किस तरह से कम किया जाए, ये फोकस हुआ किसमें, बेसल 1 में मेनली। और इसमें CAR जो कि हमने ऊपर बात करी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसको कितना % रखना था, मिनिमम, ये मिनिमम होता है 8%, इसमें मिनिमम CAR बैंकों को मेंटेन करना आवश्यक था। ठीक है, ये इसकी रिकमेंडेशन थी।
और CAR का फॉर्मूला ऊपर है, कैसे निकालते हैं ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना परसेंट था इसमें, 8% किसी भी हर एक बैंक को अपना CAR मेंटेन करना था, ठीक है। इंडिया ने कब इसको अडॉप्ट किया, 1999 में इंडिया ने इसको अपने बैंकिंग सेक्टर में इसको लागू किया, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई बेसल 1 की। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ किस पे ध्यान दिया गया था, क्रेडिट रिस्क पे, यानी कि उस क्रेडिट रिस्क को किस तरह से कम किया जाए, ठीक है, बैंकों के हित में, तो उस पर बात की गई थी। बेसल 1 का इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं। कब इंट्रोड्यूस हुआ था, किस पर बात हुई थी, क्रेडिट रिस्क पर, CAR कितना मेंटेन करने को था, और इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यही यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फिर आते हैं बेसल 2 में। बेसल 2 में थोड़े से अच्छे रिफॉर्म हुए थे और ज़्यादा रिफॉर्म्स यहाँ पे हुए थे। इसको इंट्रोड्यूस किया था बेसल 1 के बाद 2004 में, ठीक है। 2004 में इसको इंट्रोड्यूस किया था और इंडिया ने 2009 में इसको अडॉप्ट किया था, यानी कि 5 साल के बाद इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया अपने बैंकिंग सेक्टर के लिए। और इसमें भी CAR 8% रखा गया, मतलब CAR की लिमिट मिनिमम 8% बैंकों को मेंटेन करना जरूरी था। उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई कि इसमें 3 पिलर को डिफाइन किया गया, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड 3 पिलर को यहाँ पे डिफाइन किया गया। किसमें, बेसल 2 में। कौन कौन से थे वो, फर्स्ट पिलर था मिनिमम कैपिटल, सेकंड पिलर था सुपरविजन रिव्यू, और तीसरा था बैंकिंग डिसिप्लिन। फर्स्ट पिलर की बात करते हैं, मिनिमम कैपिटल। मिनिमम कैपिटल का मतलब वही है कि अपने बैंक को अपने रिजर्व के तौर पे मिनिमम कैपिटल रखना जरूरी है, ताकि आने वाले अनसर्टेनिटी से निपट सकें, ठीक है, रिजर्व के तौर पे, है ना, और कैपिटल के तौर पे ये टोटल हमारा कैपिटल में आ जाएगा। तो इस तरह के कुछ रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी कि मिनिमम कैपिटल रखना, इतना % मिनिमम कैपिटल रखना बैंक को जरूरी है। दूसरा था सुपरवाइजर रिव्यू। सुपरवाइजर रिव्यू का मतलब ये है कि बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में होता क्या है कि जो बैंक जो डिसोल्यूशन हो जाता है बैंक का, यानी बैंक बंद हो जाता, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ किसका, क्लैरिकल जो एरर होती है उसका होता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी गलतियों की वजह से भी बैंकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। जैसे ट्रांजैक्शंस में हेरा फेरी हो गई, है ना, तो उसके लिए प्रॉपर सुपरविजन होना जरूरी है। ये कहा था बेसल 2 में। थर्ड हमारा आता है मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन का मतलब हमारे है कंज्यूमर से रिलेटेड, ठीक है, किस तरह से हमको लोन प्रोवाइड करना है, किस तरह से कौन सी कैटेगरी में कौन से कितना हमें देना है, ठीक है, कहाँ पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो ये हमारा सब आता है मार्केट डिसिप्लिन के अंदर का। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बेसल 2 में 3 पिलर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे। वो 3 पिलर कौन से थे, फर्स्ट पिलर था मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, सेकंड था सुपरवाइजरी रिव्यू, थर्ड था मार्केट डिसिप्लिन। क्लियर, आई होप कि आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं, बेसल 1 हो गया, बेसल 2 हम कर लिए हैं, अब बेसल 3 की बारी आती है। बेसल 3 में क्या क्या हुआ था, ये हमारा मॉडर्न होता है, मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 में, और फंक्शनिंग इसने इंडिया में स्टार्ट की थी 2011 में, ठीक है। इसके क्या क्या एम थे, इसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। इसके एम क्या क्या हैं, पहला है इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू ऑब्जॉर्व शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस वट एवर द सोर्सेज। कहने का मतलब ये है कि हमें बैंकिंग सेक्टर को जो कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जो घटनाएं होती हैं उन शॉक्स से बचाना है। शॉक का मतलब समझते हैं ना, खतरा, यानी कि जो हमें जो जिस चीज़ से हमें हर्ट होता है। तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेस जो भी होता है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्ट्रेस का मतलब आप समझते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस का मतलब कहीं पे बैंक को क्या हो गया, फाइनेंशियली नुकसान हो गया, है ना, जैसे NPA होता है, ठीक, लोन का पेमेंट नहीं किया, ये किया। और इकोनॉमिक भी वही, रुपए पैसे से संबंधित जो भी हमारा लोन का होता है या फिर क्रेडिट का होता है, और विभिन्न प्रकार के जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बैंक करता है, उससे बाहर निकालने के लिए ही यहाँ पे क्या फर्स्ट रिकमेंडेशन दी गई थी। दूसरा था इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, यानी कि किस तरह से हम रिस्क को जो होने वाला रिस्क है उसको कम कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक। तो सेकंड रिकमेंडेशन किससे रिलेटेड थी, रिस्क मैनेजमेंट से।
थर्ड था स्ट्रेंथ बैंक ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, पारदर्शिता, यानी कि बैंकों का जो काम है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए। और डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है, डिस्क्लोजर हम अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं, फुल डिस्क्लोजर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो उसका मतलब होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसको हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि छुपाना कुछ भी नहीं है, सब कुछ हमें दिखाना पड़ेगा, और इसी को हम ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं। तो थर्ड हमारी रिकमेंडेशन किससे संबंधित थी, बैंकों की ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर को बढ़ाना, स्ट्रेंथ करना उसको, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा द RBI हैज एक्सटेंडेड द टाइम लिमिट फॉर द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन बाय द ईयर टू मार्च 31, 2019। यानी कि आरबीआई ने अब जो बेसल 3 को जो इम्प्लीमेंट करना था बैंकों में, उसकी टाइम लिमिट क्या रखी थी, 31 2019, मार्च 31, यानी कि 31 मार्च 2019 तक का जो टाइम लिमिट थी वो ये थी कि बैंक को अपने बेसल नॉर्म्स को अडॉप्ट करना था, सारे बैंक्स को, ठीक है। ये टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है एग्जाम में। उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है, इसे ये आ सकता है। इंद्रधनुष योजना के अनुसार भारत सरकार ने बैंकों को 70,000 करोड़ की मदद का फैसला किया, जहां 2019 तक सभी बैंकों को 120 लाख करोड़ रुपए रखने ही हैं। ये क्यों रखने हैं, क्योंकि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की जो वो बेसल की जो क्या थी हमारी रिकमेंडेशन थी, उसके तौर पर हमें इतना पैसा बैंकों को अपने रिजर्व के तौर पर रखना है। तो उसके लिए बैंक, कुछ छोटे बैंक जो हैं वो असमर्थ हैं, यानी कि उनके पास उतना पैसा है नहीं। तो इंद्रधनुष योजना इसीलिए लाई गई थी कि जिन बैंकों के पास मिनिमम रिक्वायर्ड कैपिटल रखने के लिए पैसा नहीं है, तो उस बैंकों की कुछ जो गवर्नमेंट है वो उसमें मदद करेगी उन बैंकों को उससे बाहर निकलने में, ठीक है, उस सिचुएशन से ओवरकम करने में हमारी गवर्नमेंट उसकी हेल्प करेगी। तो देखिए यहाँ पे किस टोटल 70,000 करोड़ रुपए यहाँ पे गवर्नमेंट ने बैंकों को प्रोवाइड कर चुकी है, बैंक गवर्नमेंट भी यहाँ पे कर चुकी है। 15-16 में 25,000 करोड़ यहाँ पे दिए थे, और 20 ये आप देख सकते हैं टोटल हमारे 70,000 करोड़ रुपए अभी तक बैंकों को उनके कैपिटल में जो हेल्प कर चुकी है वो कर चुकी है गवर्नमेंट। और यहाँ पे बेसल 3 में CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को 9% मिनिमम मैंडेटरी कर दिया, यानी कि 9% तो आपको मिनिमम CAR अपना मेंटेन करके चलना है। तो ये हमारी रिकमेंडेशन किसकी थी, बेसल 3 की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो एक बार ओवरव्यू इसका फिर से ले लेते हैं। बेसल क्या है, बेसल एक जो हमारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए है, वो BIS जो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है, उसके द्वारा जो बैंकिंग सेक्टर के लिए रिफॉर्म्स के लिए जो हमारे रेगुलेशंस हैं उसको इश्यू किया था। और वो इश्यू किसने किया था, उसको किया था इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन ने किया था, BCBS ने इसको इश्यू किया था, ठीक है। और इसको बेसल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये स्विट्जरलैंड में ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS का यहाँ पे हेडक्वार्टर है, और बेसल में हेडक्वार्टर होने की वजह से ही इसका नाम बेसल नॉर्म्स पड़ गया। और बेसल नॉर्म्स में 3 टाइप के यहाँ पे फेज देखने को मिले थे, बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3, ठीक है। बेसल 1 की जब हम बात करते हैं तो बेसल 1 में हमारा जो CAR था मेनली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल को हम जब RWA रिस्क वेटेड एसेट से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या निकल आता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की हमारी बेसल 1 में थी 8% की लिमिट, और इसको इंट्रोड्यूस किया था 1988 में। और ये मेनली इसका फोकस रहा था हमारा क्रेडिट रिस्क को कम करने में, ठीक है। ये हमारा बेसल 1 का था। अब बेसल 2 की बात करते हैं, इसको 2004 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, और इंडिया ने 5 साल के बाद इसको अडॉप्ट किया 2009 में। यहाँ पे भी CAR को मस्ट था कि 8% आपको मेंटेन करके चलना है। और यहाँ पे 3 पिलर इंट्रोड्यूस किए गए थे। पहला पिलर था हमारा मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा था सुपरविजन रिव्यू, तीसरा हमारा था मार्केट डिसिप्लिन। यहाँ पे 3 पिलर बेसल 2 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। लास्ट में हमारा आता बेसल 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे। इंट्रोड्यूस किया था 2010 में, और इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था 2011 में, ठीक है। एम इसके क्या कहते हैं, एक तो हमारा था कि जो बैंकों को जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जो घाटा हो रहा है उस शॉक से बाहर निकालना था बैंकों को, ठीक है, उससे ताकि उनको बैंक को कोई ज़्यादा घाटा ना हो। दूसरा हमारा था रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस को बढ़ाना था,
ठीक, इम्प्रूव करना था उस चीज़ को। और तीसरा था हमारा ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे इंक्रीज करनी थी, यानी कि फुल डिस्क्लोजर यहाँ पे बढ़ाना था, स्ट्रेंथ करना था बैंकों का, फुल डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। उसके बाद था कि बैंकों ने, जो आरबीआई थे उसने टाइम लिमिट दी थी 31 मार्च 2019 तक कि बेसल 3 को आपको अपने बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग में आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें। और लास्ट था हमारा CAR, यहाँ पे कितना मेंटेन था। CAR की यहाँ पे टाइम लिमिट थी हमारी 9% मिनिमम CAR आपको मेंटेन करना है। तो ये मेनली था हमारा बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 का, ठीक है। और डिटेल में पढ़ना चाहिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम नेट के, मेनली यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें, इसके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आप करना देना चाहें, या प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना चाहें जिसमें CAR आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा बुक्स में। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसमें यह भी ध्यान रखना कि Tier 1 कैपिटल में कौन सी आती है, Tier 2 में कौन सी कैपिटल यहाँ पे इंक्लूड होती है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आगे भी डालते रहेंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू।